अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके मनपसंद प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मस्कत ओमान बेस्ड पीसीजी एक्टिव मेंबर जनाब अफरोज अहमद साहब से, जो जुबैर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में फाइनेंस डायरेक्टर हैं। माशाअल्लाह। उनके चाइली कनेक्शन की डिटेल्स हम उन्हीं की जबानी आगे प्रोग्राम में सुनेंगे इंशाअल्लाह। अफरोज साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अफरोज साहब, सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम सारे जो भी लोग इसको देखेंगे प्रोग्राम्स को बाद में। काशिफ भाई, हमारा ददियाल पीपल गांव है। हमारे दादा जनाब वसी अहमद साहब वकील साहब थे, और हमारे अब्बा का नाम जनाब रजी अहमद है, जो नए साहब के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। और हम लोगों की जिंदगी पूरी तो नखास कोने पे गुजर गई। इक्का टोंगा अड्डा था, उसी के ऑपोजिट हमारा घर था, और उसपे एक निप्पो बैटरीज का बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि हमारे अब्बा जो थे वो निप्पो बैटरीज में मुलाजिम थे। ननिहाल हमारा डबल लिंक्ड है। हमारा जो नाना थे वो महंगाओं को बिलोंग करते थे, काजी तस्लीमुद्दीन साहब। और हमारी नानी जो थी रशीदुन्निसा, वो हुसैनपुर को बिलोंग करती थी। जैसा आप देखेंगे, हमारे नाना जो थे वो पढ़ाते थे, तो वो मास्टर साहब के नाम से मशहूर थे। और हमारे दादा जो थे वो वकील थे, तो वो वकील साहब के नाम से मशहूर थे। तो बाद में हमारे नाना जो है वो हुसैनपुर में ही रहा करते थे। तो हम लोग बेसिकली अपने ननिहाल हुसैन, कोई पूछता है तो हुसैनपुर ही बोलते हैं, लेकिन कहना चाहिए महंगाओं। हमारे फादर के साइड तो हमारे दादा भी अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे। हमारी दादी, उनका नाम हदीकुन निसा था, वो भी पीपल गांव को ही बिलोंग करती थी। वो भी अपने पेरेंट्स की ओनली डॉटर थी। और हमारे अब्बा जो थे वो भी अपने वालदैन के ओनली सन थे। तो हमारा ददियाल साइड पे तो सब पापा के जो कजिन्स वजिन्स थे अब्बा के, वही थे। ननिहाल साइड हमारी वालदा थी शमसुल निसा, शमा नाम से जानी जाती थी वो ज्यादा। तो उनकी दो बहनें थी, एक बिन्नो नाम से जानी जाती थी और एक सोना रानी नाम से, जो पाकिस्तान चली गई थी। उनका पाकिस्तान में इंतकाल हो गया 3-4 साल पहले। और हमारे मामू थे काजी नसीमुद्दीन साहब, उनका पिछले साल इंतकाल हुआ। वो यूपीएससीबी में विजिलेंस में डायरेक्टर वगैरह थे, काफी सीनियर, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन में थे। तो ऐसे ही यही है हमारा चाइली कनेक्शन के। बहुत बहुत शुक्रिया ननिहाल हुसैनपुर मानते हैं और ददियाल पीपल गांव मानते हैं। जी। अफरोज साहब, आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी किन रास्तों से होकर गुजरी? आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी की कहानी हम आपकी जबानी सुनना चाहेंगे। हाँ काशिफ भाई, मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन बॉयज हाई स्कूल से पूरी की, पूरी क्लास केजी से लेकर के 12th तक। फिर बॉयज हाई स्कूल मैंने 1987 में 12th पास आउट किया। उस वक्त आईएससी कहा जाता था, अभी भी शायद आईएससी ही कहा जाता है, अभी सीबीएसई नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। मैं 3 साल का कोर्स हुआ करता था। उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 3 साल की। वहां से उस वक्त थोड़ा हमारी वालदा भी बीमार वगैरह थी, और थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा मुझे लगता है ध्यान बटा हुआ था। तो हमने 95 में जाकर के सीए इंटर पास किया। और क्योंकि फिर शादी भी मेरी 94 में हो गई थी, तो 95 में सीए इंटर पास किया। उसके बाद मैंने एमकॉम किया, और रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थी, उन्हीं के यहाँ मैं एज ऑडिट क्लर्क काम करता था। फिर उन्होंने थोड़ा, उस वक्त आसिफ भाई भी थे, आसिफ जाफरी अपने सीए साहब, उनके साथ भी मैंने थोड़ा काम किया है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का। तो फिर हमारे जो बॉस थे आरसी अग्रवाल, उनके साथ भी काम करते थे, तो वो थोड़ा काफी ठीक ठाक उसमें इन्वॉल्व थे।
तो उनके साथ करते थे। फिर 98 में मैं मस्कत आ गया। तो यहाँ पे एक ऐसे ही बिजनेस ग्रुप है मुस्तफा सुल्तान इंटरप्राइजेस करके, जो लोग अगर मस्कत ओमान से वाबस्ता होंगे तो उनको पता होगा मुस्तफा सुल्तान इंटरप्राइजेस यहाँ के चंद बड़े ग्रुप्स में से आते हैं। तो उनकी एक कंपनी थी मुस्तफा सुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं सीनियर अकाउंटेंट काम किया मैंने तकरीबन 8 साल। फिर वहां उसके बाद एक द जुबैर कॉरपोरेशन करके कंपनी है, उसमें आ गया। तो उनकी मैं जीना एडवर्टाइजिंग पहले एज एडमिन एंड फाइनेंस मैनेजर देखता था। फिर उन्होंने अपने आप में एक ग्रुप को एक सब ग्रुप बना दिया, जुबैर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें उनकी तकरीबन 10-11 कंपनीज आती हैं। तो मैं अब उसका फाइनेंस डायरेक्टर हूँ और सारी कंपनीज जो है अपने उसमें देखता हूँ। तो है बड़ा, क्लर्क से लेकर के डायरेक्टर तक का सफर तय किया है 22-24 सालों में। माशाल्लाह। अल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह है, तो अल्लाह का शुक्र है। और क्या जी, हम चाहेंगे जहां आप काम करते हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो जुबैर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है ये होल्डिंग कंपनी है। तो इनका काम है, ये इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनीज में। तो इनके कुछ अभी यूके में भी अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अब क्योंकि जब कंपनी फॉर्म हुई 4 साल पहले, तो उसके बाद से कोविड से हुई। यहाँ पे लोकली इनके पास 9 कंपनीज है फिलहाल जो रनिंग है, जिसमें एक जीना एडवर्टाइजिंग है जिसको मैं प्राइमरीली देखता हूँ। वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो कि काफी ओमान की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। फिर इनके पास एक कलर लैब कंपनी है जो फोटोग्राफी और इमेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे फोटो प्रिंटिंग ये सब काम देखती है। फिर इनके पास एक बास पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक पब्लिशिंग में है। फिर एक जवाहिर ओमान कंपनी है जो ज्वेलरी कंपनी है। फिर एक कंपनी इनकी है बास गिफ्ट्स करके, तो वो जो है इनका गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं मार्केटिंग में बेसिकली सप्लाई करती है। फिर ऐसे ही एक कंपनी इनकी है सिजार ज्वेलरी जो दुबई बेस्ड है, तो वो ज्वेलरी बनाने का काम करती है, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बनाती है। तो यहाँ पे एक इनका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है इनका बैतल जुबैर फाउंडेशन करके, तो वो है। तो ये सारी कंपनीज के इनके सब अपने रिस्पेक्टिव फाइनेंस के लोग हैं जो देखते हैं, सब आपके भाई के उसमें आते हैं। तो बस सब इंडिविजुअल है और फिर रिपोर्टिंग हमारे पास है। तो वो कंसोलिडेशन और बुक बाकी पूरा। और जीना में मैं बैठता जीना के ऑफिसेज में हूँ और वहां से सारा कुछ रास्ता कायम रहता है। अब तक आपके प्रोफेशनल करियर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उनमें से कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो आपको लगता हो कि पीसीजी मेंबर्स के लिए भी काफी सबक आमोज रहेंगी। मैं आपको बताता हूँ शुरू से, मतलब स्कूल टाइम से। मैं क्लास 10th में था तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। क्लास 10th से ही लग गया था। तो एक दिन मेरे अब्बा सीढ़ी से चढ़ के आ रहे थे, तो मैं एक फिल्मी मैगजीन देख रहा था। और आपको तो मेरे घर का अंदाजा होगा ही, मैं वही दफ्तर में हम लोग बैठे थे पढ़ते थे। तो जैसे ही सीढ़ी पे आवाज सुनी तो मैंने जल्दी से अपनी जो मैगजीन थी वो ड्रॉर में डाल के ड्रॉर बंद कर दिया। लेकिन मेरे अब्बा बड़ी तेजी से चढ़ के आ गए सीढ़ी, क्योंकि हम लोग सीढ़ियां बहुत ऊंची थी हमारे घर की, लेकिन वो तेजी से चढ़ के आ गए। तो उन्होंने ड्रॉर बंद होने की आवाज सुनी, क्या देख रहे थे? कहने लगे कि यार, उन्होंने एक बात कही जो कि एक मेरे ख्याल से सबके माँ बाप कहते होंगे, लेकिन आप उसको कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा यार, मेरे बाप के पास तो बहुत चीजें थी, मैं अगर उनको बेच बेच के खाऊंगा तो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। तुम्हारे बाप के पास तो कुछ नहीं, तुम क्या करोगे? तो इस चीज ने मुझे एक उस वक्त मेरे जिसको कहते हैं मेरी एनर्जी को चैनलाइज किया। तो मुझे लगा यार मैं थोड़ा दाएं बाएं जा रहा हूँ, मुझे अपने रास्ते पे आना चाहिए। फिर मैं 11th में आया तो बॉयज स्कूल में पढ़ता था। तो एक दिन थोड़ा वही एक इम्प्रेशन खराब था टीचरों के ऊपर। तो एक छोटा सा टेस्ट हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ को आगे जा करके बहुत चेंज करती हैं। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट हुआ तो उसमें मुझे याद है 10 में से 8 नंबर मिले अकाउंट्स में।
तो गिलदयाल साहब ने कहा, अफरोज साहब 10 में से 8 नंबर मिलना आसान है, 100 में 80 तो कभी नहीं आएगा। तो बात मुझे दिल को लग गई। मैंने कहा सर अब तो आप ही सब में 100 में 80 देंगे। वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे मुझे, और इत्तेफाक रहा मैंने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, हर बार मुझे 80 से ऊपर ही नंबर मिले। फिर इंडिया में था तो जो रमेश अग्रवाल कंपनी में काम करता था, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी थी, सीए फर्म थी, जिसमें मैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहा था। उनके पास बहुत डाइवर्स काम था, बहुत डाइवर्स, इंश्योरेंस क्लेम, बैंक ऑडिट्स, और क्या कहते हैं इंस्पेक्शन ऑडिट्स। तो उन्होंने, वो मुझे बड़ा ट्रस्ट करते थे। जब मैं उनके यहाँ काम करता था तो मुझे बड़ा ट्रस्ट करते थे, इवन अपने पार्टनर्स से ज्यादा ट्रस्ट करते थे। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था, या वो मुझे बकअप करने के लिए शायद ऐसा करते रहे। तो उस सब चीज उनके साथ भी काम करते थे, वो बड़ा मतलब वो रहते थे कि मतलब बड़ा आप स्पेसिफिक काम करें, वक्त से आए, वक्त से आए। तो छोटी छोटी चीजें सीखी मैंने, जो लाइफ में मेरे जो सबसे एक अहम, जो मैं अपना जिसको कहते हैं मोटो मान के चलता हूँ, वो कि आप अपना काम ईमानदारी से करें और मेहनत से करें, और कभी ये ना कहें कि ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। जैसे हमारा क्या होता है ना, लोगों को फौरन हम लोग को निकलता है, यार मैं अकाउंट्स में हूँ, कोई कहेगा यार एक कॉल कर दो कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों का क्या होता है, ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब। नहीं, अगर आपको लाइफ में अपना एक स्पेस बनाना है और अपने लिए बनाना है, तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर जॉब। आप जहाँ काम करते हैं, बहुत आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं तो पता है कि आपको वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 6 बजे तक एक ही काम में लगाए रहेंगे। लेकिन जनरली अगर आप जब छोटी छोटी कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपने काम के लिए बहुत वो होना चाहिए, वक्त का बहुत पाबंद होना चाहिए। आप ठीक है भाई, हम लोग एक्चुअली अकाउंट्स में है, तो हम लोग की हमेशा रिपोर्टिंग रही कि ये 5 तारीख को ये रिपोर्ट जानी है, 18 तारीख को ये रिपोर्ट जानी, 7 तारीख को ये रिपोर्ट जानी। तो हम लोगों के पास ये वो नहीं रहता, जिसको कहते हैं ऑप्शन नहीं रहता कि हम वक्त को ना पाबंदी करें। वक्त को तो वक्त की पाबंदी तो हमें करनी पड़ती है। तो यही है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो वो बड़ा यंग लड़का है जो है यहाँ पे हमारा सीईओ जो है ग्रुप का, मतलब ऑलमोस्ट मुझसे 2-3 साल छोटा होगा। तो उस वक्त तो बहुत यंग थे वो, जब मैंने ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझसे कहा एक दिन कि अफरोज, यू आर इन फाइनेंस, यू आर नॉट हियर टू मेक पीपल हैप्पी। क्योंकि जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो उसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। आप अगर अकाउंट्स में, जैसे जफर भाई ने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोक्योरमेंट में, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर अपने आप काम के लिए ईमानदार रहेंगे, अपनी जॉब के लिए ईमानदार रहेंगे, तो लोग आपसे नाराज होंगे, उन्हें दीजिए, उनको आप नाराज होने दीजिए, उनको बात करके सॉर्ट करिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं सबको खुश रखूं, बड़ी जिंदगी दुश्वार हो जाती है। सब खुश आप नहीं रख सकते। अपने काम के लिए ईमानदार रहिए। तो मैं जैसे सीखा उसमें, हमारे मामू थे जो काजी नसीमुद्दीन साहब, मतलब वो इस तरह के थे कि कार थी उनके पास ऑफिस की, तो ऑफिस से, घर से ऑफिस जाता था ड्राइवर, और ड्राइवर ला करके घर में छोड़ देता था। वो रास्ते में रुक करके सामान नहीं खरीदते थे कि ऑफिस की कार है, इससे घर का काम नहीं करेंगे। तो ये चीजें मैंने देखी अपनी उसमें, तो वही चीजें दिमाग में बनती चली गई, तो वही बैठती चली गई कि भाई ठीक है, वो भी थे भाई। लोग कहते हैं कि लोग तरक्की नहीं करते करते, वो भाई एकदम यूपी में, यूपीएससीबी में, वो उससे ऊपर तो कोई पोस्ट होती नहीं है जिससे ऊपर वो रिटायर हुए। तो यही मैंने देखा। मेरे अब्बा थे, वो भी, उन्होंने भी अपना कैरियर सेल्स मैन के हिसाब से शुरू किया था, और ही रिटायर्ड एज सेल्स मैनेजर, उस वक्त एरिया सेल्स मैनेजर एक्चुअली। तो यही मैंने देखा भाई कि अपने जो सीखा कि लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बाकी सारी चीजें जो है। और हाँ, एक चीज है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, उसको बहुत सीरियसली लें, उसमें कोताही ना करें। उसमें दाएं बाएं सोचेंगे तो फिर कैरियर थोड़ा लंबा होता है। लंबा इन द सेंस कि जहां पे आपको 10 साल में पहुंचना है,
वहां पे आपको पहुंचने में 15 साल लग जाते हैं, अगर आप उतने किस्मत वाले रहे तो। नहीं तो क्या होता है, आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, जॉब करके चले जाते हैं, नहीं हो पाता। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीए कर रहे हैं सीए कर रहे हैं, जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जो भी, और कोई काम छोटा नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो जाता था मैं ऑडिट करने के लिए बलिया में। हम लोग का एक आपको बताता हूँ इंसिडेंस, वक्त लगेगा आपको बताने में। जी जी। तो हम लोग जाते थे तो उसमें हम 14 लोग बैठते थे जीप में बलिया से, और वो वहां से तकरीबन 7-8 किलोमीटर था, जो वक्त हम लोग को पहुंचने में 1 घंटा लगता था जीप से बैंक की ब्रांच पहुंचने में। और उसमें हम लोगों ने फिर बाद में उससे कहा कि भाई हम लोग तो वैसा है, पूरी हम थे और एक मेरा एक दोस्त था जो साथ में ऑडिट करता था, कि हम लोग को एक सीट पूरी रिजर्व कर दो, हम लोग तुमको 5 आदमी का पैसा दे देंगे। तो 5 आदमी का पैसा भी वो ले लेता था, और उस पर भी 6-7 लोगों को बैठा देता था। कभी हम लोग बैठे थे पीछे सीट में बैठे हैं, उसमें कड़ 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 करके बलिया रसड़ा उस वक्त बहुत बैकवर्ड हुआ करता था, बड़े रास्ते खराब थे और आप कूदते फांदते जाते थे, लेकिन नहीं, ये करते थे, सब काम करते थे, काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी ये मतलब अभी हम देखते हैं, हम इंटरव्यू होता है, लोग आते हैं, मेरा ऑफिस कहाँ रहेगा, मुझे कौन सी गाड़ी कंपनी देगी, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, विच कार आई विल गेट। नो, अभी तो आप हायर हो रहे हैं, अभी तो हमारे पास ऑफिस नहीं, ओपन प्लान ऑफिस है हम लोग, तो नहीं, उनको जॉब नहीं चाहिए। तो अभी थोड़ा लोगों को ये मानना चाहिए कि भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, जो स्ट्रगल करता है इंशाल्लाह वही कामयाब होता है। बिल्कुल। अब आगे के सवालों के लिए मैं आपको जफर भाई के पास लिए चलता हूँ। जफर भाई। जी शुक्रिया काशिफ भाई। अफरोज साहब, आपने काफ़ी डिटेल्स में बहुत सी चीज़ें बता दी जो हमारे क्वेश्चंस में हालांकि थे। मैं ये चाहूँगा आपसे जानना हमारे व्यूवर्स के लिए, जैसे आपने आके सीए इंटर्नशिप से स्टार्ट किया टिल नाउ एज अ डायरेक्टर, तो एज अ ब्लिंक इट्स लुक वेरी गुड, लेकिन इसके पीछे जो भी चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं, दैट यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स, तो उस चैलेंजेस को मैं 1-2 पॉइंट में आपसे एज अ समराइज जानना चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स सुनना चाहें। एक्चुअली देखिए, जो लोग गल्फ में आते हैं, आप भी रहे, आप भी हैं, बाहर से लोग एंड देखते हैं, लोग अभी देखेंगे कि जफर भाई क्या कर रहे हैं, जफर भाई बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, अफरोज भाई बैठ के जवाब दे रहे हैं। जो यहाँ का स्ट्रगल है वो लोग नहीं समझ पाते। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस यहाँ पे ऐसा वक्त भी देखा है कि मेरा बच्चा बीमार था और मैं बैठ के दुआ कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, मैं उसको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पा रहा था रात में, क्योंकि मेरे पास कार नहीं होती थी उस जमाने में, और ओमान जो है थोड़ा बैकवर्ड कंट्री था, तो इतना टैक्सी वैक्सी का भी सिस्टम नहीं था, और नहीं जा पाया। रात भर में लड़की को कान में प्रॉब्लम थी और रही, और वो रात भर झेलती रही और तकलीफ में इधर उधर। हम लोग दुआ करते रहे कि अल्लाह इसको ठीक कर दे, कान ठीक कर दे, लेकिन डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पाए। तो खैर, इसका इंसिडेंस को मैंने इसलिए कोट किया कि लोगों को लगता है कि नहीं, लाइफ नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, परेशानियां बहुत देना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, हम लोग जैसे मेरा घर था, तो जो टैक्सी, पहले शुरू में टैक्सी स्टैंड तक आना पड़ता था, फिर वहां से टैक्सी मिलती थी, तो वो 2 किलोमीटर था। तो मैं सुबह 2 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर चल के आता था, टैक्सी स्टैंड में बैठता था और फिर ऑफिस जाता था। लौटते में एक और टैक्सी मिलती थी जो 100 पैसे उस वक्त ज्यादा लिया करती थी, 100 पैसे यानी कि 1 दरहम, 1 दरहम वो टैक्सी लिया करती थी। यहाँ के 100 पैसे, आपके 1 दरहम। तो 1 दरहम बचाने के लिए मैं 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला करता था। क्या 1.5 किलोमीटर चल जाएंगे शाम में, तो 1 किलोमीटर 1 दरहम बच जाएंगे। खैर, इसका मकसद ये है कि इतनी आसान नहीं होती लाइफ में, आपको रेडी रहना चाहिए हर किस्म की इम्तिहानात देने के लिए। जिंदगी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, और जब आप उससे लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, मेहनत से लड़ेंगे, इंशाल्लाह जीत इंसान की होगी, क्योंकि ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसको इंसान काबिज ना कर सके। लेकिन हाँ, मेहनत करें और रेडी रहे, हर तरह की चीजों के लिए रेडी रहे। यहाँ पे हमने बहुत ऐसा था वक्त है, यहाँ पे आप जॉब नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे आपको तो पता है यहाँ पे कैसे कानून होते हैं, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आपने नौकरी छोड़ दिया दूसरी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी,
या दूसरी कंपनी नौकरी दे रही है, पहली कंपनी आपका वीजा निकाल के रख लेगी, आप वहां नहीं जा सकते। तो ऐसे मरहलात में आप जब आप एक तरह से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया में लोग जो बेसिकली इलाहाबाद के लोग ओमान में अभी तो आ गए हैं। हाँ अभी है। पहले बहुत कम लोग हुआ करते थे, बहुत कम लोग आते थे इलाहाबाद के, गिने चुने लोग होते थे, 10 लोग 15 लोग इलाहाबाद के होते थे। लोगों को जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो यूजुअली सऊदी अरेबिया जाया करते सऊदी। तो सऊदी अरेबिया का सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो वहाँ के लोगों की अपनी अलग अलग परेशानियां हुई होंगी, लोग देखते हैं, करते हैं, सब है। और पर हमने बेसिकली मैंने अपनी लाइफ से तो यही सीखा है कि भाई रगड़ के काम करो। मैंने सुबह 8 बजे लेके रात में 1-1 बजे रात तक काम किया है और 2-2 साल काम किया है। तो 1:30 बजे रात में मेरा ऑफिस जो है, 1:30 बजे रात में मैं 12 बजे रात में 1 बजे रात में आया करता था शुरू में, और तकरीबन 1.5 साल तक काम किया। बल्कि मेरे जो ग्रुप एचआर वाले ने, जो ग्रुप के एचआर हेड थे, उनसे आज तक मेरे ताल्लुकात हैं। वो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो तब वो रिकॉर्डिंग जाते करती थी, क्योंकि हम लोग का एक सिस्टम था कोई कि आपने कितना एक्स्ट्रा काम किया तो कंपनी साल के आखिर में आपको 15 दिन की सैलरी दिया करती थी। उन्होंने कहा यार तुम 120 घंटा 200 घंटा महीने में एक्स्ट्रा काम करते, ही स्पोक लाइक दिस, वो हिंदी बोलते थे, ओमानी थे। कहा तुम कितना 200 घंटा काम करते हैं एक्स्ट्रा, ऑफिस का घर कब जाते हैं? हमने कहा नहीं सर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी ये चल रहा है। अरे ये प्रॉब्लम 1 साल से तुम्हारा चल रहा है? तो चलता है, लोग है। तो उस वक्त था भाई, उस वक्त जब मुझे इन्होंने हायर किया था तो मुझे पहले तो एज एडमिनिस्ट्रेशन में और अकाउंट्स मैनेजर रखा था, और थे चलते करते फिर अब तो खैर मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे। तो है, अब आदमी चलता रहता है, काम करते रहिए, सब ऐसे ही है। साहब जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं या इस वीडियोस को देखते हैं, रिकॉर्डिंग्स को, दोज आर एक्सेप्टिंग एज अ करियर इन कॉमर्स। 2 तरह के लोग होते हैं, नहीं यार मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, कॉमर्स ले लेंगे तो हम ग्रेजुएशन पास कर लेंगे। एक वो होते हैं जो इस एज ए बीकॉम को या कॉमर्स को चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं जस्ट टू मूव ऑन फॉर सीए, सीएस, इंटर्नशिप और आगे फ्यूचर करियर के लिए। तो स्पेशली जो सीए, सीएस से रिलेटेड जो बंदे हैं, उनको आप क्या एज ए करियर पाथ एडवाइस देना चाहेंगे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यूरिंग एजुकेशन और आफ्टर एजुकेशन? क्योंकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मैंने सीए कर लिया है, 35,000 40,000 के नीचे तो जॉब करूंगा नहीं। एक्चुअली देखिए, सीए जो लोग, जो पहली जो मैंने अपना है, अभी जो है मैथमेटिक्स बहुत है, तो अभी जिन बच्चों को आगे की तरफ सीए की तरफ रुझान है, सीएस की तरफ रुझान है, आईसीडब्ल्यू की रुझान है, उनको कोशिश करना चाहिए कि इंटर में मैथ्स लें। उनको कोशिश करना चाहिए, बच्चे मैथ्स, क्योंकि साइंस से लोग भागते हैं कि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, उनको कोशिश करनी चाहिए कि मैथ्स लें। अगर आप मैथ्स लेंगे तो आगे जाकर के आपको, ऐसे तो बड़ी मतलब लगता है कि ड्रैप सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स आपको सीए में, आईसीडब्ल्यू में, सीएस में काफी फायदा देता है। इवन आप बाद में अगर बड़े लेवल पे एमबीए करेंगे, उसमें भी मैथ्स का काफी वो रहता है। तो ये तो मानना चाहिए आदमी को कि अगर हम उसमें है तो इंटर में अगर हमारा आगे प्लान, और कैरियर चॉइस जो है वो हम लोग बहुत देर में बनाते हैं। मैंने बहुत देर में बनाई। मैंने तो इसलिए सीए ज्वाइन किया था कि मैंने बीएचयू का एमबीए दिया था और आईएमटी गाजियाबाद का एमबीए दिया था। मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं यार, तुम एमबीए करोगे तो तुम घर से बाहर चले जाओगे, इससे अच्छा तुम सीए कर लो यहीं। और लेकिन देखिए किस्मत ऐसी, मैं 25 साल से बाहर हूँ और वो भी इंडिया के बाहर हूँ। तो मुझे तो इसलिए बोला गया था कि तुम सीए कर लो कि तुम इलाहाबाद में रहोगे। खैर मैं पास आउट नहीं कर पाया, तो मेरे पास ऑप्शन कम बचे। हो सकता है मैं पास आउट कर जाता तो, लेकिन वही होता है कि इलाहाबाद में उतना लोग, अब तो खैर बहुत सीए फर्म्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आर डूइंग वेरी वेल। तो पहला तो ये है कि आप अपना कैरियर पाथ जो है 9th 10th में डिसाइड कर लें कि हमको किस तरफ जाना है। अगर कॉमर्स की तरफ जाना है तो कोशिश करें कि मैथ्स से पास करें 12th, मैथ्स एक सब्जेक्ट ले, अभी ऑप्शन रहता है मैथ्स लेने का, मैथ्स ले, 12th में मैथ्स पास करें। उसके बाद सीए करें, अगर सीए करना है, आईसीडब्ल्यूए करना है, सीएस करना है। और अभी तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग आते हैं 22 23 साल के लड़के, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस तीनों पास किए रहते हैं। तो आप अभी क्या है, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
कि हम लोग जब आप जाते हैं, जब हम, क्योंकि हम तो छोटी जगह पे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आप अकाउंट्स ऑफिसर की पोजीशन वेकेंट होती है, उसमें लड़का आता है वो सीएस और आईसीडब्ल्यू है या सीए और सीएस है। तो अभी इवन इस दे तरह आर का, एक्सपर्टीज ऑफ, मतलब अच्छे हाँ अच्छे फर्म, डेलाइट, केपीएमजी, ग्रैंटन, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ऑडिट फर्म के बंदे आ रहे हैं फाइनेंस के इंटरव्यू देने। ऑडिट ऑडिट फर्म के बंदे आ रहे हैं, और सब बड़े मतलब तेज बच्चे, मतलब 23 साल 24 साल के लड़के हैं। सीए आईसीडब्ल्यू किए हुए हैं, सीए सीएस किए हुए हैं, आईसीडब्ल्यू कर रहे हैं, फिर आकर के यहाँ पे आएंगे, यहाँ से भी पढ़ते रहेंगे और पता नहीं सीएमए और क्या क्या आएंगे, सीपीए करने चले जाएंगे यूएस। तो अभी, और वही है, अभी क्या है, हम लोग का दौर थोड़ा अच्छा दौर था जहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम था। जी। अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, नए बच्चे बहुत तेज हैं और कंपटीशन उतने आप ही बहुत तेज होता जाएगा। जैसे मैं जब आया था तो मुझे कंप्यूटर का एबीसीडी नहीं आता था, मुझे बस ये पता था कि ऐसे ऑन करिए और कंप्यूटर हो जाता था। तो मैंने तो मुझे तो 1-2 जगह नौकरी इसी वजह से नहीं मिली कि उन्होंने कहा सब कुछ तो सही है लेकिन कंप्यूटर, ने कहा भाई 1 महीना लगेगा सीखने में। तो उन्होंने कहा हम तुमको 1 महीना उस पर रखेंगे, क्या कहते हैं, प्रोबेशन में, अगर नहीं कर पाओगे तो यू विल हैव टू गो। तो यू विल हैव टू गो 1 महीने बाद। अब तो मेरी तो हालत खराब हो गई कि भाई 1 महीने बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो फिर जहाँ मैनुअल अकाउंटिंग थी मैंने वहां ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है उससे भी कैरियर में फर्क पड़ता है कि आप एक्स सैलरी पे ज्वाइन कर रहे थे, अब आप एक्स पे ज्वाइन कर रहे हैं वाई पे, तो आगे आपका ग्रोथ उतना उसी हिसाब से रुक जाता है। तो है अभी एक्चुअली जिनको सीए ये करना है, तो एक तो जाहिर सी बात है इंटर, और सीए इज वेरी डिफिकल्ट टू पास, वेरी डिफिकल्ट। आईएएस बनना आसान है, सीए पास करना मुश्किल है। इट इज दैट डिफिकल्ट। सीए आप करना, अगर आप, इफ यू आर रेडी टू गिव इन 6 to 8 hours a day, देन गो फॉर सीए। नहीं तो फिर, अब ऐसे तो लोग भाई, और लोग पास करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम देखते हैं 22 साल के वो सीए, 21 साल में लोग सीए। तो जैसे अब तो उसका शायद वो भी डिफरेंट हो गया है कि अब आप इंटरमीडिएट के बाद आप फाउंडेशन करके कर हाँ, अभी सकते तो हैं। वो तो चल रहा है, 8-9 साल से ही चल रहा है वो तो, फाउंडेशन कोर्स तो के अभी बाद भी वो। पहले क्या होता था कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता था, ग्रेजुएशन के बाद आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते थे 3 साल तक। उसमें 3 साल के अंदर आप खाली सीए इंटर पास कर सकते थे। जब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग हो जाती तब आप फाइनल का एग्जाम दे सकते थे। अभी नहीं, अभी ट्रेनिंग के दौरान ही आप जो है, तो क्या होता था 18 साल में हमने बहुत जल्दी पास किया, 18 साल में आपने इंटरमीडिएट पास किया, 21 साल में ग्रेजुएशन पास किया, फिर आपने 3 साल की ट्रेनिंग की, तो बाय द टाइम आप पास होंगे तो आप 25 साल में आप सीए होंगे। अभी 22 साल में लोग सीए रहते हैं, सीएस रहते हैं, 2-2 3-3 डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं। मुश्किल है पढ़ाई, लेकिन जो पढ़ते हैं सब बच्चे पास होते हैं। परसेंटेज वाइज मुश्किल तो बहुत सभी कम है। चीज है, मुश्किल तो हर जी चीज जी, है, तीन करना है। तीन चार 3%, 2.5% लोग पास होते हैं सीए का रिजल्ट आता है तो। लेकिन है हमारे यहाँ बिल्डिंग में, यहाँ पे है वो लड़का है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु के है, और हम मुस्लिम ही हैं, और उनका लड़का यहाँ था, वो गया सीए, अभी देखिए वो 2.5 साल में सीए बन गया है। चलो, फरफोस अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, मेरा दूसरा सवाल है। आप अक्सर पन्ना चाइल्ड ग्रुप पे देखते हैं, आए दिन नए बिजनेस एंटरप्राइजेस ओपन हो रहे हैं, एज ए स्मॉल लेवल, स्मॉल स्केल। तो मैं आपसे एक एडवाइस चाहता हूं कि दे आर डूइंग देयर बिजनेस, तो अपना बिजनेस ओपन है उनका, और अपनी लिक्विडिटी को वो कैसे मैनेज करते हैं, बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करते हैं, नॉट इन अ ओपन लेवल, अपने सेल्फ कंट्रोल बेस पे उनकी क्या अपनी पर्सनल ऑडिट है, क्या पर्सनल अपनी बैलेंस शीट कहती है। तो उस पे आप थोड़ा सा उनको एडवाइस दीजिए, क्योंकि वो अब इस बिजनेस में आ रहे हैं जिसमें अपना वो छोटा मोटा फंड लगा रहे हैं। हाउ दे कैन मैनेज देयर लिक्विडिटी। एक्चुअली देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है जो शायद आज के लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ये है कि बिजनेस इज डिफरेंट देन यू। आप अलग है, बिजनेस अलग है। आपका बिजनेस है, लेकिन जो अकाउंटिंग की परिभाषा में या अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग बिजनेस करते हैं, हमने बिजनेस किया, चल रहा है, उसी में से हमने मानिए 50,000 रुपए डाले, अब कल 5,000 रुपए निकाल लिए, अफरोज को दे दिए, 5,000 रुपए अफरोज को चाहिए, दे दिए। अब उनको पता नहीं कि 50,000 में से 5,000 निकल गया, पता नहीं है। तो इसीलिए सबसे जरूरी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस और या जो थोड़ा बहुत मुझे इंडिया के बिजनेस की जानकारी है अपने टाइम की, वो यही है कि लोग हमारे यहाँ ये नहीं मानते, और स्पेशली मुस्लिम्स, बिकॉज अभी ये चाइल्ड के लोग या हम लोगों के लिए बिजनेस अभी नया है।
जैसे हम आपको बताएंगे, एग्जांपल भी देते जाएंगे हम आपको। जैसे हमारे यहाँ एक, जब हम काम करते थे फाइनेंसिंग का, तो एक जीरो रोड पे एक दुकान थी जो उसका काम करती थी, कागज का, पेपर का। तो आप समझ लीजिए वो होलसेलर था पेपर का। तो उसकी सारी प्रॉफिट आती थी पेपर के सेल से नहीं आती थी। जो पेपर जिन चीजों में बंद के आता था, उस चीज को वो बेच करके प्रॉफिट निकालता था, और मार्केट से 10 पैसे कम दाम पे वो पेपर बेचता था। 10 पैसा बहुत बड़ी रकम होती थी उस वक्त किलो में, क्योंकि वो क्विंटल्स में बिकते थे और टन्स में बिकते थे पेपर, या शीट में बिकते थे, तो 10 पैसा कम में निकालता था। तो जो सबसे बड़ी बात हमको ये पहले समझना चाहिए कि बिजनेस एक मुख्तलिफ चीज है और हम एक मुख्तलिफ चीज है। जब हमने बिजनेस डाल दिया, बिजनेस है, हम बिजनेस में क्या विड्रॉ कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो हमको पर्सनल लेवल पे नहीं दिखना चाहिए। उसका हमें रिकॉर्ड लाजिम है। अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इजीली चला सकते हैं, और अभी भी शायद पता नहीं 40 लाख के ऊपर शायद टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है अगर आपकी 40 लाख रुपए के ऊपर सेल हो रही है तो इंडिया में। हाँ, कुछ होता है उसमें उनके हाँ, लॉ। लेकिन ये तो जफर भाई बहुत जरूरी है कि ये और अकाउंट जरूर मेंटेन रखें, अकाउंट जरूर मेंटेन रखें। भले उसके लिए आप टैली सॉफ्टवेयर है आसान सबसे, वो उतार लें। कुछ नहीं मिल रहा है तो एक्सेल में आप डाल लें, बैंक अकाउंट खाली मेंटेन करें। बैंक अकाउंट में हम तो ये क्या करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ रहा है जा रहा है, सेल जितना एक्सपेंस, अगर आप नहीं बहुत, आप उस वक्त मानिए छोटे लेवल पे आपका बिजनेस है, तो बिजनेस क्या है, खाली कैश आना जाना। तो कैश आपने लिया, सामान मंगाया, सामान दिया, परचेज एक कॉलम परचेज का बना लें, उसमें परचेजेस एंट्री करते रहे। फिर एक कॉलम आप बना लें बाकी एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड रखें, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। भाई आपने आपने आपको मे भी आपने 10,000 रुपए निकाल लिए, आपने आपकी आदत है पैसा निकालने की, हो सकता है बिजनेस आपका लॉस में जा रहा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप पैसा निकाल रहे हैं, फिर आप उसमें और पैसे डाल रहे हैं। नहीं, आप बिजनेस को ही भेज रहे हैं। हर महीने कोशिश करना चाहिए, हर महीने, अगर हर महीने नहीं सकते तो हर 2 महीने, हर 2 महीने सकते तो हर क्वार्टरली अपने अकाउंट जरूर बनाए, अपने अकाउंट जरूर बनाए। अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को क्रेडिट भी दे रहे हैं, तो क्रेडिट इंडिया में ये कैश लॉसेस बहुत होते हैं। आपने लोगों को उधारी दे दी, वो पैसा नहीं आ रहा है, उसका आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। उसके जो भी उसके वो हो कानून हो, उसके हिसाब से करें। नहीं तो जो मेन प्रॉब्लम होती हुई होती कि आप विड्रॉ करते रहते हैं, आप घर का खर्चा भी चला रहे हैं, सामान आप उसमें से, मानिए आप क्या कहते हैं, कैफेटेरिया आपने खोला है तो घर वालों को खाना भी खिला दे रहे हैं उसमें से, तो उससे क्या मसला हो रहा है आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका बिजनेस किधर जा रहा है। तो इसलिए अकाउंट्स, क्योंकि और बिजनेस में अगर आपको सीखना है तो आप अग्रवालों से सीखिए। देखिए वो कभी जिंदगी में आपको क्या कहते हैं, आप देखेंगे 100 टॉफी रहेगी, उसमें 5 टॉफी एक्स्ट्रा रहती है, वो ये नहीं करेगा एक टॉफी खा करके उसमें से निकाल करके खा ले, नहीं खाएगा। वो जो 5 जो रहेगी उसको भी बेचने की कोशिश करेगा। अपने अकाउंट्स मेंटेन रखें, अकाउंट्स मेंटेन करें और जरूर एनालाइज करें। सबसे आसान तरीका है, अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो एक्सेल में बना लें। एक्सेल में नहीं बन पा रहा है तो पहले बही खाता कागज में लिखें, कहीं लिखें, हर खर्चा लिखें, हर लिखें, अकाउंट्स मेंटेन करें। बेसिकली नहीं मेंटेन करेंगे तो मुश्किल हो। और जैसे जैसे, और अभी तो देखिए क्या होता है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपके यहाँ मानिए टैक्स की रेड हो गई, आपको नहीं पता, आप क्योंकि अब आपके पास तो रिकॉर्ड आपने मेंटेन ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो एटलीस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड मेंटेन करें, बहुत जरूरी है। पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, और देखें कि आप, और अगर आप 4-5 चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखें कौन सा आपके लिए लाइन ऑफ बिजनेस प्रॉफिटेबल है, जो आपको ज्यादा पैसा फायदा दे रहा है, कौन सा बिजनेस आपका पैसा फंसा रहा है, कौन सी फील्ड उसमें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है आप 10-12 चीजों मिला करके काम कर रहे हैं। तो देखें ये सब, और ये सब तभी देख पाएंगे जफर भाई, आप तो जानते हैं, आप तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर चुके हैं, आप तो यही सभी चीजें आप देखते हैं। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तभी आप देख पाएंगे किस में आ रहा है, किस में जा रहा है। और नहीं देखेंगे, आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो अकाउंट्स तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को बिजनेस से अलग समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस से आप पैसा विड्रॉ करें तो विड्रॉ करिए, उसको अपने नाम पे दिखाइए कि मैंने 10,000 रुपए अकाउंट से विड्रॉ किए, तो आपको पता रहेगा कि आपने 50,000 लगाए थे, 10,000 निकाले, तभी आप अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख पाएंगे। आप तो सोच रहे हैं कि आपने 5 लाख रुपया लगाया, साल के आखिर में 50,000 रुपए कमाया, आप ये भूल जा रहे हैं कि आपने 10,000 रुपए करके 12 महीने निकाल लिया तो 1,20,000 तो निकल गया था।
बिजनेस सही निकला वो पैसा। भूल जाएंगे सस्पेंस अकाउंट है। जी जी जी, ये बड़ा ये है, ये मतलब होता है लोगों को, नहीं क्योंकि नहीं, हम लोगों बहुत का, लॉजिक चीज है। हम लोग ये देखते नहीं है, क्योंकि हमने क्या हुआ है, हम तो पहले काम करते थे आर्टिकल के लिए, जब उसमें थे आर्टिकलशिप में, तो हमारे यहाँ आते थे बड़े बड़े, मतलब उनके अच्छे क्लाइंटल थी, और मतलब 50 लाख के बिजनेस उस वक्त टर्नओवर वाले पेट्रोल पंप वाले आते थे। 10 पैसे की चाय, 25 पैसे की चाय पिलाई, 25 पैसे का समोसा खिलाया, ये सब लिखता था लेटर में। नहीं नहीं, होता है। हम लोग कभी कभी ऑडिट बैठा है, रात को 12 बज रहा है, वो 0.8 फिल्स का लेके वो हाँ, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, अब उसको चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, ईमेल चाहिए, या ट्रांजेक्शन जस्टिफिकेशन चाहिए तो चाहिए, नट की ये यू आर फेक, यू आर फॉल्स, एक जस्टिफिकेशन जरूरी है। जरूरी है, और आप देखते रहे क्या कहते हैं आप अपने, और अगर आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, खुद देखेंगे, अगर आप जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, आप देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे बिजनेस, तभी आपको चल पाएगा। अगर आप छोड़ देंगे, और अगर बिजनेस में आप खुद इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपने मुलाजिम रखे हुए हैं, तो भाई आप बिजनेस तो ट्रस्ट पे ही चलता है, लेकिन ट्रू। अगर आप तो मान के चल रहे हैं कि आपका मुलाजिम ट्रस्टवर्दी है, लेकिन हो सकता है ट्रस्टवर्दी ना हो वो आपको, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं चेक कर रहे हैं और नहीं बना रहे हैं, तो आपको वो जो चीज 1 महीने में पता चलनी चाहिए वो 6 महीने में पता चलेगी, तब तक नुकसान ज्यादा हो चुका होगा। ये है छोटी छोटी चीजें, लोगों को जो है बेसिकली से अगर शुरू करें तो पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, चलिए, और बहुत अकाउंट। बहुत शुक्रिया। मैं सुनने वालों से यही कहना चाहूंगा कि ये एक थंब रूल है बेसिक, आप अपने ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करें, आप अपनी लिक्विडिटी पे नजर रखें, कहाँ गया जरूर। क्या गया, तभी वो आपके हाथ में वापस आएगा, वरना कभी नहीं आने वाला। हाँ, काशिफ भाई, मैं अपने आपको पास आउट करता हूँ आगे के लिए, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। अफरोज साहब, आपका ददियाल पीपल गांव है। जी पीपल गांव परगना चैल का ऐसा गांव है जहां अब कोई भी परगना चैली नहीं रहता। रहना तो दूर, मरहूम तकी मियां के घर के अलावा अब वहां किसी का घर भी नहीं बचा। जी। पीपल गांव का नाती होने के नाते मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो मुझे भी क्या कहते हैं, इस बात का अफसोस बहुत है, क्योंकि मैंने घर में अपने बोला था कि घर को रहने दें, क्योंकि हमारे पास जो जमीन थी वो कुछ वजूहात के तहत, कुछ प्रेशर के तहत घर अब्बा को हमारे बेचनी ही पड़ गई थी, कि उसमें लोग लग गए थे कि ले ही ले। घर के लिए मैंने मना किया था, लेकिन अब वो उन्होंने, क्योंकि घर तो एटलीस्ट जैसे आप जाते हैं तो आपको होना चाहिए भाई, दैट इज योर ओनली बिलोंगिंग। और अभी तो इत्तेफाक से पहले हमें तो बचपन याद है अपना पूरा, हम लोग जाते थे क्या कहते हैं, हर गर्मी सर्दी बीच बीच में भी जाते थे कि अभी वो मड़ाई हो रही है, अभी कटाई हो रही है, अभी जोताई हो रही है। दादी थी हमारी, बहुत एक्टिव थी, और जाते थे हम लोग। और क्या कहते हैं, हमें तो है, और हमें तो पर्सनली बहुत लगाव भी था क्या कहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, जब यहाँ आ गए तो जा वहाँ नहीं पाए, तो अब्बा को हमारे लगा कि यार तुम तो जाते नहीं हो। नहीं, जाते तो है, लेकिन अब कभी कभी होता है, आदमी नहीं रहता है तो नहीं जाता। और उसको पता नहीं उनको क्या हुआ। ये है स्ट्रेंज बात, क्योंकि पहले भाई हम लोगों का घर था, हम लोग के घर के बगल में अच्छे अब्बा का घर था, अच्छे मियाँ था, घर से दीवारी एक ही थी हम लोग की, तो बस दीवार गिर गई थी तो सामने घर में एक मिल ही गया था। अच्छे अब्बा लोग चले आए, फिर उन लोगों का घर था, जैदुन आपा खाला लोगों का घर था, ये जो लखनऊ में रहते हैं खालिद भाई लोग, उनका भी घर शायद उन्होंने भी बेच दिया है। जी अब तो मुझे नहीं लगता, खाली यही शमू चचा घर बचाए हैं बस। जी जी। क्योंकि अब हम लोग के बचपन की यादें हैं, तो हम लोग को तो बस वही है कि नफीसा आपा और निक्कन मामू की बीवी, जो क्या कहते हैं खालिद भाई की, वालदा। खालिद चचा की वालदा जी, और ये शमू चचा लोग, और क्या कहते हैं ये शान पैलेस वाली नजमा आपा, उनकी अम्मा थी हामदा खाला, तो यही लोग, और काजी जी की मस्जिद, इतने ही लोगों के हम लोग जाते थे। और फिर गांव में हुसैनपुर, और यहाँ क्या कहते हैं, हमें याद है जब राजिक भाई का रिजल्ट निकला था, हम लोगों ने कितनी मिठाई खाई थी 10th में। अभी आपने अपने जी जी, अभी आपने अपने बचपन का जिक्र किया। आप बचपन में कैसे थे? बचपने में यार हम लोग को तो बड़े उसमें एक सख्त माहौल में हम लोग थे,
थे, खेला खेला वेला करते थे, बातें बहुत किया करते थे। वो आपको इंटरव्यू से भी जाहिर हो रहा होगा कि बात बहुत करता हूँ। तो बचपन में भी मैं बातें बहुत किया करता था। वो ये अम्मा बताती थी कि अम्मी हमारी कि हम कहीं अलीगढ़ जा रहे थे, तो छोटे थे, 2-2.5 साल के थे, इतना बात कर रहे थे, कोई मुझे उठा ले गया कि इनको बैठा के बात करेंगे, और अम्मी ने वही देखा कि लड़का गायब हो गया हमारा। तो दौड़ भाग के, खैर वो 2-3 सीट बगल में ही ट्रेन से जा रही थी, तो उसमें बैठे हुए थे, बात कर रहे, नहीं हम इनसे बैठ के बात कर रहे थे, हम बातें बहुत किया करते थे। और अच्छा, हमारे 2 भाई और 2 बहन थे, एक तो सलमान मानू जो कहे जाते हैं, और एक सफी। सफी तो खैर हमसे बहुत छोटे थे, 14 साल छोटे थे। उमा थी हमारे से 2 साल छोटी, जो आसिम जैन की अहलिया है, अब रियाद में रहती है। और इमराना जो नैयर अमन की अहलिया है, और अब बनारस में रहती है। तो हम लोग आपस में दिन भर बैठे रहा करते थे, लेटे रहा करते थे। बाहर बारजा हम लोग का जो घर था वो थोड़ा बालकनी उसकी प्रोट्रूडिंग थी, उसी में, और छत थी हम लोग की। उस छत पे दुनिया का कोई खेल नहीं था जो हम लोगों ने नहीं खेला। टेनिस खिलवा लिया, टेनिस खेलते थे, रैकेट्स आते थे प्लास्टिक के, उससे टेनिस खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। दादा हमारे छड़ी लेके चलते थे बेचारे, उनकी छड़ी से हम लोगों ने हॉकी खेल डाली, पूरी छड़ी घिस गई। फुटबॉल खेल डाला, खेलते थे। स्कूल में भी खेला, क्रिकेट खेला काफी स्कूल में, कैप्टन भी था मैं 11th में। उसके बाद यहाँ भी आया, यहाँ भी मैंने मेरे ख्याल से 8 साल क्रिकेट खेली, यहाँ की लीग में अच्छे डिवीजन पे खेली। बस ये ऐसे ही था। अच्छा, दादी थी तो दादी बहुत कड़क थी। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का था, मेरी कुरान शरीफ खत्म हो गई थी, और मैं तो हाफिजा भी कर रहा था। मुझे अलहम्दो पूरा याद हो गया था, और अलिफ लाम मीम पूरा याद हो गया था। फिर पता नहीं कैसे वो जो है उसमें वो कर दिया गया, कैसे रुक गया अल्लाह जाने, मुझे तो याद नहीं है। नहीं तो मैं हाफिजा भी कर रहा था। मुझे वो आई थी, मुझे याद है, पाकिस्तान से कोई एक खलीलुर रहमान जाफरी थे, वो पुरैनी के, तो उनकी बेटी थी, तो वो आई थी, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे उस जमाने में 5 रुपए, कि इसको तो इतना याद है, इतनी जल्दी इसने पढ़ लिया। और चाहे पिता घर से निकलने जाते नहीं थे, घर ही में हम लोग 4-5 खेला करते थे। 5 बजे के बाद नीचे उतरने की इजाजत नहीं थी। हमें तो याद नहीं, हम मेरे इंटर इंटर मेरे ख्याल से बीकॉम तक भी हम लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा पाते थे। जब सीए की ट्रेनिंग ज्वाइन की तो मुझे याद है, कभी ऐसा होता था कि 6 बज गए ऑफिस में, क्योंकि वो तो आर्टिकल क्लर्क थे, तो बैठाए रहते थे ट्रेनिंग में। तो कभी 6 बज गया, तो तब फोन उनका भी नहीं था, बड़ा सब दादी और अम्मी सब बात जब खड़े हो जाते थे कि कहाँ लड़का चला गया, अभी तक आया नहीं। जब पहुंचे 50 सवाल, लोग ये नहीं पूछते थे कि क्या करके आए, कहाँ थे। तो बचपन तो ऐसा ही था कि आप 5 बजे अपने घर के अंदर आ जाइए। आपने जिक्र किया भाई बहनों का, तो अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। हमारी अहलिया का नाम निगार है, वो चाइल्ड की नहीं है, आपकी भाभी की वो क्लास फेलो थी, राजिक भाई की अहलिया की। और हमारी 2 बेटियां हैं काशिफ भाई। एक बेटी ने हमारी ICFI हैदराबाद से मार्केटिंग में MBA किया, उसने पिछले साल कंप्लीट कर लिया। और जो छोटी बेटी है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA वो कर रही है, लॉ पढ़ रही है, LLB कर रही है। उसका ये इंशाल्लाह आखिरी साल है, 5th ईयर है जी। तो अब वो है उसका, अब बड़ी बेटी की तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब अल्लाह ताला जल्दी कोई रिश्ता विश्ता करा दे तो उसकी शादी हो जाए। और छोटी बेटी जो है वो उसका अगले साल लॉ कंप्लीट होगा, तो उसका इरादा है कि LLM करने का। तब देखिए वो कहाँ से करती है, 1 साल फिर जॉब वॉब जो करे तो करे। घर हम लोगों का करेली में है, हमारा एक फ्लैट है सिविल लाइंस में, वहां रहते हैं हम लोग। अभी बच्चों की जो कोरोना आई तो मेरी बीवी भी फिलहाल इंडिया में ही रहती है, क्योंकि 2 साल तक सब बंद था और यहाँ से आना जाना नहीं था, तो बड़ा मुश्किल था। तो मैं यहाँ फिलहाल अकेले ही रहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपको खेलकूद में काफी दिलचस्पी रही है, क्रिकेट में भी थी, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? मुझे लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन मुझे पसंद विराट कोहली, आजकल के वक्त में विराट कोहली बहुत पसंद है। और कुछ दिनों तक सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद था, लेकिन मुझे जैसे इमरान खान बहुत पसंद थे। मैं क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से देखता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पसंद मुझे डेनिस लिली, अपने एक वक्त में डेनिस लिली बहुत पसंद था,
इयान बॉथम बहुत पसंद था, लेकिन आजकल के टाइम में मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। दो चीजें, एक तो वो खड़ा होता है लोगों के लिए, अपने स्टैंड लेता है कि हाँ अगर कोई इसका साथी है, उसको कोई बुरा भला कह रहा है, उसके लिए खड़ा होता है। और है मेरे घर वालों को बहुत बदतमीज लगता है वो, कि क्या कहते हैं, नहीं सबके मुंह में आके बदतमीजी करता है, लेकिन नहीं, जब आप क्या कहते हैं, ये कहते हैं लोग कि जब आप बहुत अच्छे ओहदे पे हो तो आपको, जब पेड़ भारी हो जाता है तो पेड़ को नीचे झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नीचे झुक जाएगा तो वो खेल नहीं पाएगा। तो ये, और अगर आपको देखना है क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी, तो आप धोनी और सचिन तेंदुलकर की देख लीजिए। तो ये दोनों इस बात की मिसाल है कि ह्यूमिलिटी आपको बहुत आगे ले जाती है, जिसको हम्बलनेस कहते हैं। भाई अगर आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, विनोद कांबली भी एक प्लेयर था और सचिन तेंदुलकर भी एक प्लेयर था, दोनों एक साथ आए थे। विनोद कांबली को शुरू में सारी तरक्की मिली, सारे सेंचुरीज उसने मारे, ये मारे वो मारे, लेकिन वो जिसको कहते हैं जो मकबूलियत मिली उसको पचा नहीं पाए, तो वो रास्ते चले गए, भटक गए। तो देखिए आज वो, उस दिन हम इंटरव्यू देख रहे थे उनका, क्या कहते हैं कि वो कह रहे थे कोई मुझे नौकरी दे दे तो मैं नौकरी कर लूं। तो सचिन तेंदुलकर आज भी उनका अपना 100 लोगों का इंटोराज है जिनके बेसिस पे वो काम करते हैं, उनकी टीम उनकी 100 लोगों की जिनका ख्याल रखती है। तो है कि आप हम्बलनेस तो होनी चाहिए, और वही फोकस, मैंने शुरू से कहा, फोकस अपने काम से तो फोकस नहीं हटना चाहिए। फोकस हटा आपका दाएं बाएं हुआ तो काशिफ भाई फिर आदमी किधर निकल जाता है उसको पता नहीं चलता। जी, आप बहुत बड़े फूडी हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं चाइनीज बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हाँ एक है कि क्या कहते हैं, आप शायद इससे चाइल्ड के लोग रिलेट कर पाए, मुझे टिकिया और आलू बहुत पसंद है। टिकिया वो जो रोगनी रोटी हम लोग के यहाँ बनती है ना, जो रोटी में थोड़ा नमक और घी डाल करके वो तवे में सेकी जाती थी, उसपे चिमटे की चोट लगाई जाती थी कि वो अच्छे से पक जाए, वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत जबरदस्त बनाती थी। तो वही मुझे है। अब तो खैर वो कोई बना नहीं पाता। अब कभी कभी ये घर में इंडिया में रहे और कोई पीपल गांव वाला आया हुआ तो उसने कभी बना दिया तो बना दिया, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं चाइनीज खाना बहुत पसंद करता हूँ। बेसिकली मैं घर में वेजिटेरियन खाना खाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। खाने के अलावा अगर आप पूछें, खाने के अलावा पिक्चरें देखता हूँ, जो लोगों को लगेगा, लेकिन हाँ मैं देखता हूँ। मैंने ये ब्रह्मास्त्र मैंने नहीं देखी, मैंने लाल सिंह चड्ढा देखी थी जा करके, और आप यकीन नहीं करेंगे पूरे सिनेमा हॉल में 2 ही लोग थे, एक मैं था और एक कोई और था। तो मैंने देखी, लाल सिंह चड्ढा देखी, और एक पिक्चर और आई थी लाइगर, वो देखी मैंने रिसेंटली अभी। तो दोनों पिक्चरें मैंने देखी, ब्रह्मास्त्र मैंने नहीं देखी। पिक्चरें देखता हूँ और टीवी बहुत देखता हूँ, घर से बाहर नहीं जाता, सिर्फ पिक्चर देखने के लिए घर से बाहर जाता हूँ। नहीं तो जैसे फ्राइडे सैटरडे यहाँ छुट्टी होती है तो मैं घर से नहीं उतरा कल से आज तक। मतलब परसों रात में मैं आया, तो परसों रात में तकरीबन 6:15 घर पे आ गया, और अभी यहाँ का 10 बज रहा है, मैं घर से नहीं उतरा, घर से बाहर नहीं गया, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गया, आधे घंटे के लिए नमाज पढ़ के आ गए, नहीं गया मैं कहीं। आज भी मैं क्रिकेट ही देख रहा था अभी बैठ के, इंडियन वुमेन और इंग्लैंड वुमेन का वनडे इंटरनेशनल हो रहा था, लेकिन आपका मैच बड़ा फंसा हुआ था, 16 रन बनाने थे उन लोगों को, 1 विकेट बाकी था। फिर मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा वक्त का पाबंद हूँ, अगर आपसे कहूंगा कि 10 बजे आऊंगा तो जब तक मैं नहीं आऊंगा घड़ी में 10 नहीं बजेगा। क्या आपको खाना बनाने का भी शौक है? हाँ बना लेता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है बनाने में, लेकिन मुझे अपने लिए बनाने में नहीं पसंद है। अभी आप मेरे घर आ जाए और मुझसे कहें कि अफरोज भाई खाना बनाइए, तो मैं आपके लिए अच्छा खाना सब बना दूंगा। आपके लिए चिकन खाएंगे चिकन बना दूंगा, मटन बना दूंगा, चिली चिकन बना दूंगा, फ्राइड वेजिटेबल बना दूंगा, मटर पुलाव बना दूंगा, बिरयानी बना दूंगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बना पाता। अब अगर मैं अकेले रहता हूँ तो मैं अपने लिए सिर्फ चाय बनाता हूँ, चाय अच्छी बनाता हूँ, सुबह चाय बनाता हूँ बस, वो अपने लिए, बाकी मैं अपने लिए कुछ नहीं बना पाता। लेकिन हाँ अभी आप आ जाएंगे अफरोज भाई खाना बनाइए तो मैं आपको खाना बना के उम्दा खाना खिलाऊं। थोड़ा वक्त लगता है, किसी और को 1 घंटा लगेगा तो मुझे 2 घंटा लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा खाना बना के आपको खिलाऊंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा खाना। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइलियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
देखिए, आजकल के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब लोग एक साथ रहें, मुत्तहद हो करके रहें, एक दूसरे की भलाई बुराई में खड़े हो, एक दूसरे को अगर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई को नथिंग कैन बीट इट, जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई पूरी कंप्लीट करें। आजकल जो मैंने भी जफर भाई से गुफ्तगू के दौरान मेरी बात हुई, मैंने को बताया आजकल लोग जो आते हैं जॉब लेने के लिए मार्केट में 21 साल 22 साल में वो 3 प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर के आते हैं, 23 साल में 3 प्रोफेशनल डिग्रीज लेके आते हैं, 28-30 साल के 27 साल के लोग सीईओ हो जा रहे हैं। तो अभी कंपटीशन बहुत टफ है, तो पढ़ाई करें। वो कहा जाता था कि नहीं हाई स्कूल पास कर लो, इंटर पास कर लो, नहीं, जब तक पढ़ाई का टाइम है 23 साल 24 साल उस वक्त तक कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें। अगर पढ़ाई की तरफ आपका कैरियर पढ़ाई से बेस्ड है, तो अगर आपका खेल से बेस्ड है कैरियर, तो जो भी करें उसको एकदम लग के करें। फिर अगर खेल की तरफ कैरियर बेस्ड है तो खेल की तरफ जाए तो खेले, फिर खाली खेले उसमें एकदम लग करके करें। लेकिन अगर पढ़ाई की तरफ है तो पढ़ाई को एकदम डेडिकेटेडली, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ ये कि पढ़ाई में आपने जरा भी दाएं बाएं किया आपको पता नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि एक ही पैर पड़ा था गलती से कहीं और कहाँ तमाम उम्र मंजिल का पता तलाशते रह गए। तो ये वाली सिचुएशन से बचना बहुत जरूरी, और आजकल के हालात में भाई एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, कौन कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो। और अगर आदमी एक दूसरे का साथ नहीं देगा काशिफ भाई तो बहुत मुश्किल है। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है इंसान का, इससे बड़ा तो कोई मजहब नहीं। बिल्कुल क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी, इत्तेफाक है मतलब ये चाइल्ड में मैं कह रहा हूँ, मेरा तो कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं है, कोई। मैंने पूरी जिंदगी ब्राह्मणों के बीच में गुजारी, पंडितों के बीच पूरी जिंदगी। मतलब ऐसे आप मेरे भाई हैं और उस्मानी खानों के लड़के नौशे मामू वो मेरे मामू थे, लेकिन लोग मेरे दोस्त थे। लेकिन मैं जब स्कूल में था तो सिर्फ ऐसे रहता था, कॉलेज में गया तो उन्हीं लोगों के साथ रहा, बाद में सीए में गया तो उन्हीं लोगों के साथ रहा, घूमता था। तो मेरे तो वही है तो अपना आजकल। लेकिन अब भाई अब आप हैं, आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा वैसा नहीं रह गया है। थोड़ा अपने आप को बचा के रखें और अपना अपने फील्ड में ध्यान दें, जिसको पढ़ना है वो पढ़ाई करे। दुनिया की पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। मेरा तो पर्सनली यही है कि सोचना ऐसा कि मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए, वही इंसान के लिए सबसे बेहतर है। बहरहाल बच्चों को पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, जॉब करें। अगर आप एक्सीलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हम देखते हैं जो लड़के आईएएस बन के निकलते हैं ना, लोग जो डॉक्टर पढ़ते हैं डॉक्टर बन के निकलते हैं ना। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। और फिर लोग हैं, छोटी छोटी दुकान हमारे, हम तो खास कोने पे देखते थे, एक छोटे सा दुकान थी, एक मे बी 3x4 फीट की, और उसमें उन्होंने एक दुकान खोली थी और देखते देखते वो पूरा मार्केट बन गया उनका। वो क्या कहते हैं, शहजादे नाम से थे, शायद उनका इंतकाल हो गया। वो पूरा किराना बेचने लगे, पूरा उनका मार्केट हो गया, पूरा मार्केट में उनका वो था। पहले खाली वो फल बेचते थे। तो लोग करते हैं बिजनेस को बिजनेस की तरह करें अगर जो कर रहे हैं, और जिनको पढ़ रहे हैं वो पढ़े। और थोड़ा तो हम लोगों को बिजनेस फील्ड में जाना पड़ेगा, थोड़ा तो। अभी हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम चाइल्ड में ग्रुप में हम देखते हैं किसी की दुकान खुल रही किसी की, बहुत हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसमें उनको मुबारकबाद दें और कॉन्ग्रेचुलेट करें कि वो आगे जाए। कि मुझे बहुत है कि लोगों का भी आपको, लेकिन हमें लगता है जो लोग करते हैं वो बिजनेस को एज ये बनाते हैं, ये इसी में हमको अपना कैरियर बनाना है, एज एन ऑप्शन नहीं करना चाहिए। फिर जब लग जाए एकदम लग जाए। थोड़ा मैंने उनसे अभी जफर भाई से भी मैंने बात करते हुए कहा, हम लोग जो है मुस्लिम जो बिजनेस करते हैं वो हिसाब किताब नहीं रखते। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है, तभी आप पता कर पाएंगे। डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। इवन आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, 50,000 रुपए महीने का आप बेच रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या बेच रहे हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और पढ़ाई का तो खैर भाई कोई सानी नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकदम पढ़ लग के पढ़े। 24-25 साल ही पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जिंदगी भर आराम करना पड़ता है। अगर वही 23 आपने 18 से 24 साल में अगर मजे कर लिए तो बाद में परेशानी होती है, बहुत घिसना पड़ता है।
मैंने बताया मैं 2 बजे रात तक बैठना पड़ता था, इसीलिए मेरा बॉस नहीं बैठता था। अफरोज साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरा नवाजी आपकी काशिफ भाई, आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। और मैंने हो सकता है उसके दौरान कोई बात अगर कही हो जो लोगों को अच्छी लगे तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। और अगर लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं हर आदमी का जो है हो सकता है कुछ ना कुछ, तो अगर मेरा हो सकता है सबका हो सकता है। कोशिश करे इंसान, कोशिश करे, और सब कामयाबी तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एकदम सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।